नाराजगी बेवजह है। इंडिया न्यूज के हाथ 30 और 31 अगस्त को मुजफ्फरनगर में दो समुदायों के पंचायत का वीडियो है, जिसमें कई पार्टियों के बड़े नेता जहर उगल रहे हैं और धारा 144 के बीच शहर बड़े बड़े तमाशबीन शहर में बने हुए हैं। ऐसे में बीच बहस का बड़ा सवाल तो अब यही है कि क्या हिंसा की साजिश में सभी पार्टियों की मिलीभगत है। सवाल यह भी है कि लोगों के जज्बातों को उबालने वाले अब तक क्यों नहीं पकड़े जा सके, क्यों अब भी खुलेआम घूम रहे हैं मुजफ्फरनगर के अमन और सुकून को हिंसा के हवाले करने वाले लोग। समाजवादी पार्टी के सबसे कद्दावर नेता और खुद को पार्टी में मुलायम के बाद दूसरे नंबर पर देखने वाले आजम खान इस बार विरोधियों के नहीं बल्कि अपनों के निशाने पर आ गए हैं। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर नाराज बताए जा रहे आजम खान आगरा में चल रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहले दिन शामिल नहीं हुए तो उनके खिलाफ अपने ही लामबंद हो गए। एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के भाई रामगोपाल यादव तक ने आजम के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर दी। तो पार्टी में सभी बराबर है, सभी की समानता है, सबका कद बराबर है। कोई आदमी अपने को पार्टी से बड़ा अपना कद अलग समझे, ये उसकी गलतफहमी है और हम सब इससे सहमत हैं। सभी लोग नेताजी की बदौलत जिंदा है। जिसको गलतफहमी के नेता की बदौलत हम पार्टी में अलग से हैं, उसकी गलतफहमी दूर हो जाए। देश का माइनॉरिटी किसी माइनॉरिटी के नेता कहने वोट नहीं देता। किसी को गलतफहमी न होना चाहिए कि उसके माध्यम से वोट मिल रहा है। वोट सीधा सीधा मुलायम सिंह जी को मिलता है और सब लोग मुलायम सिंह जी के साथ। यूपी के नगर विकास मंत्री आजम खान पार्टी में बड़ा मुस्लिम चेहरा है। आने वाले चुनाव में कहीं आजम की नाराजगी घाटे का सौदा न बन जाए, इसलिए आजम के विवाद पर पानी डालने के लिए सामने आए पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुलायम को सफाई देनी पड़ी कि आजम नाराज नहीं है, बल्कि वो व्यक्तिगत कारण से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नहीं पहुंचे थे। आजम खान का कहना है कि वो इसलिए नाराज है समाजवादी पार्टी सरकार से क्योंकि मुजफ्फरनगर का दंगा रोक सकती थी सरकार चाहती तो, और इसीलिए वो मीटिंग में नहीं आए। ये आपका कहना है, हमें सब पता है क्यों नहीं आ पाए। आपकी पार्टी के लोग इस्तीफे की मांग कर रहे होंगे, पार्टी विरोध कर रही है। कौन पार्टी के लोग कर रहे? कोई नहीं कर रहा। बताओ नाम। अरे बताइए ना, कई नेता एक बताओ। नहीं ये कहा ही नहीं, ये नहीं कहा कोई नहीं। मुलायम कुछ भी कहे, लेकिन खबर तो यहाँ तक है कि आजम कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने के 2 दिन पहले तक आगरा में मौजूद थे, लेकिन मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर विरोध जताने के लिए ही उन्होंने बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया। आजम खान की नाराजगी अपनी ही सरकार से क्यों है, ये बताने के लिए ये 2 तस्वीरें काफी हैं। ये तस्वीर 30 अगस्त को मुजफ्फरनगर में हुई पंचायत की है। ये पंचायत कवाल गांव में छेड़खानी विवाद में 3 युवकों की हत्या के बाद बुलाई गई थी। खालापार गांव में हुई इस पंचायत में जुटी भीड़ के सामने कई नेता आग उगलते रहे, लोगों के जज्बात भड़काते रहे और प्रशासन चुपचाप तमाशा देखता रहा। दूसरे समुदाय के लोगों ने 31 अगस्त को जवाबी पंचायत बुलाई और यहां भी नफरत की आग भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। प्रशासन तब भी तमाशा देखता रहा। ऐसे में क्या आजम खान का ये सवाल उठाना गलत है कि मुजफ्फरनगर की हिंसा प्रशासन की लापरवाही का नतीजा थी? 30 अगस्त को हुई पंचायत में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र दुबे मौके पर मौजूद रहकर भी मूक दर्शक बने रहे, जबकि इस वक्त भी पूरे मुजफ्फरनगर में धारा 144 लागू थी। लेकिन यूपी की सरकार चला रही समाजवादी पार्टी अब भी अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने में ही जुटी है। उसके नेता आजम खान को खरी खोटी सुना रहे हैं। इस सवाल का जवाब अब तक किसी ने नहीं दिया है कि मुजफ्फरनगर को नफरत की आग में झोंकने वाले दोनों समुदायों के नेता खुलेआम क्यों घूम रहे हैं। अब तक क्यों उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया? क्यों अखिलेश सरकार ने ये संदेश देने की कोशिश तक नहीं की कि हिंसा भड़काने वालों की जगह समाज में नहीं
सिर्फ जेल में हैं। मुजफ्फरनगर से सुनील वर्मा के साथ रजत राकेश टंडन, आगरा, इंडिया न्यूज। काफी गंभीर और संगीन सवाल आज बीच बहस में ये उठा है कि आखिर इतना बड़ा बवाल हो गया, प्रशासन की नाकामी कहें या फिर सरकार की इच्छा शक्ति की कमी राज्य सरकार की, कि इतना सब कुछ हो गया। बहरहाल हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान आज शामिल हो रहे हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन करा दूं। हमारे साथ अमरनाथ अग्रवाल हैं, कांग्रेस के आप नेता हैं। हमारे साथ विजय बहादुर पाठक हैं, यूपी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ यहां स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट मधुसूदन आनंद हैं। हमारे साथ यहां पर महामंडलेश्वर मार्तंडपुरी जी महाराज मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौलाना मकसूद उल हसन काजमी जो कि चेयरमैन हैं ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के, वो यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा चंद्र प्रकाश सूर्यवंशी जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ आरोपी विधायक सरधाना के संगीत सिंह सोम भी जुड़ेंगे और समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं संगीत सिंह सोम जी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ जल्दी ही कोई होगा, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा अमरनाथ अग्रवाल आपसे, आप क्या मानते हैं कि ये तब सब कुछ जो तमाम हो गया मुजफ्फरनगर में, ये किसकी गलती है? देखिए, इसमें निश्चित रूप से राज्य सरकार की गलती है, राज्य सरकार की मिसहैंडलिंग है। इश्यूज को बहुत आराम से समझे बगैर नहीं, लेकिन साहब ये सवाल ये नहीं, देखिए सुनिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा अमरनाथ जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि ठीक है राज्य सरकार की नाकामी हो, प्रशासन का फेलियर हो, ये सब बात की बातें हैं। सवाल ये उठता है कि जहां 30 तारीख को जो मंच पर पंचायत हो रही थी उसमें तो आपके नेता भी मौजूद थे। नहीं, हमारे नेता मौजूद थे, उन्होंने किसी ने उसमें भाषण नहीं दिया है। हाँ। वो पंचायत में गए थे, उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। उसके बाद भी उन्होंने लोगों की मदद के लिए ही काम किया है और इसमें भी अभी सरकार राजनीति कर रही है कि उन नेताओं को फॉल्स फंसा रही है जबरदस्ती के लिए। हाँ। कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो उन्होंने भाषण दिया हो और सरकार इस नहीं, भाषण के रिकॉर्ड हैं हमारे पास, लेकिन हमें वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी, हमें स्वार्थ की रोटियां नहीं सेकनी है, इसलिए हम वो भाषण सुनवा नहीं सकते हैं क्योंकि हम दोबारा जनभावनाएं भड़काने में यकीन नहीं रखते। जैसा आप जो कह रहे हैं, जैसा वहां मौजूद नेताओं ने खुद कहा है कि उनका कोई भाषण नहीं हुआ वहां पे, वो सिर्फ गए थे वहां, उनको जानबूझ के भाषण नहीं करने दिया गया क्योंकि ये दो पार्टियों के बीच में नूरा कुश्ती शुरू हो चुकी थी वहां पे, और उसके बाद उनका नाम उसमें आना, ये सरकार राजनीति से अभी भी बाज नहीं आ रही। हरेंद्र मलिक जो आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं वो नामजद है इस मामले में। जी हाँ, जी हाँ, नामजद तो सरकार किसी को भी कर सकती है, वही तो मैं कह रहा हूँ। सरकार राजनीति करने से अभी भी बाज नहीं आ रही है। हाँ, ठीक है। विजय बहादुर पाठक भी मेरे साथ हैं इस वक्त बीजेपी से। विजय बहादुर पाठक जी, आप किसको दोषी मानते हैं? जी अनुराग जी, देखिए अनुराग जी, शुद्ध रूप से एक प्रशासनिक विफलता थी। 27 तारीख को जो घटना घटी छेड़छाड़ की, हाँ। अगर सरकार त्वरित कार्रवाई करती, हाँ। तो मुझको लगता है कि मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ उससे बचा जा सकता था। हाँ, तो उसके बाद आप महापंचायत नहीं करते तब भी मामला फिर सदा रहता। आप लोग महापंचायत क्यों करने चले गए 31 तारीख को वहां? नहीं, आप बताइए हम महापंचायत क्यों करते? अगर हाँ। उस छेड़छाड़ की घटना पर सरकार ने त्वरित कार्रवाई की होती तो इसकी नौबत आती क्या? क्यों पंचायत करने तो सरकार पर दबाव बनाने के और भी तो तरीके हैं। सरकार पर विजय बहादुर जी दबाव आप क्या इसी तरीके से महापंचायतें करके बनाते रहे अब तक? अनुराग भाई, सरकार पर दबाव बनाने के जो लोकतांत्रिक तरीके हैं, उन्हीं लोकतांत्रिक तरीकों से सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। पंचायत करके, धरना दे करके, प्रदर्शन करके, यही तो लोकतंत्र में अधिकार है। ये हम आजम की तरह नाराज तो नहीं हो सकते। हाँ। और हमारी नाराजगी को कांग्रेस में भी नहीं ले सकते मुलायम सिंह जी। हाँ, ठीक है। हम तो 5 तारीख को हमने बंद किया था, अभूतपूर्व बंदी थी। सरकार को उन घटनाओं को ठीक है सर, मैं आपसे पूछूंगा आगे मैं आपसे ये भी पूछूंगा विजय बहादुर जी की क्या सरकार पर दबाव बनाने के लिए जनभावनाएं भड़काना जरूरी है? ये किस तरह का दबाव बनाने का तरीका आप लोगों का है? ये नहीं, एकदम नकारता हूँ। जनभावनाएं किसी भी तरह से अरे मेरी मजबूरी है विजय बहादुर जी कि मैं कार्रवाई होनी चाहिए कि मैं साध्वी जी का वो जो भाषण है जो वो कविता नुमा अंदाज में पढ़ती है वो सुना नहीं सकता आपको। मेरी मजबूरी है क्योंकि मैंने कहा कि हमें वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी इंडिया न्यूज को, इसलिए हम उसको नहीं दिखा सकते। मैं अनुराग भाई आपसे सहमत हूं। हाँ। जिसके भी भाषण से जन भावनाएं भड़कती हैं, हाँ। उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। संगीत सिंह सोम, आप वहां पंचायत में मौजूद थे और आप के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है, FIR दर्ज है, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में?
देखिए, सरकार मुकदमा तो किसी के खिलाफ भी कर दे, उन्होंने मेरे खिलाफ भी ऐसे ही कर दिया है। अगर मैंने कोई भड़काऊ भाषण दिया है तो वो उसकी क्लिपिंग दे। मैं कल भी इसी बात को कह रहा था। कल अबू आजमी साहब ने कहा था नेताजी से वो बात करेंगे, कहेंगे कि आपके नाम एफआईआर दर्ज है तो आपको अंदर क्यों नहीं किया जा रहा। उसके बाद कुछ हुआ आज दिन भर में? आपको लगा, कहीं महसूस हुआ अबू आजमी साहब ने नेताजी से बात की है? नहीं, अब अबू आजमी क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, समाजवादी क्या कहती है मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि मैं कल से चैनल पे मैंने देखा है समाजवादी के नेता किस तरीके से एक वीडियो दिखाई जा रही है जो खालापार में सभा हुई है, समाजवादी के नेता किस तरीके से वहां भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, कितनी खराब और अच्छी राजनीति कर रहे हैं। उनके खिलाफ तो कोई मुकदमा अभी तक नहीं हुआ और हमारे खिलाफ मुकदमा कराया। कोई प्रूफ हो तो हमें बताएं। कहीं मंच पर तो सभी पार्टियों के दिखाए। सोम साहब, मंच पर तो सभी पार्टियों के नेता मौजूद थे, तो फिर किसी एक पार्टी पर आप इशारा क्यों कर रहे हैं? फिर तो अपनी पार्टी पर भी आप इशारा कीजिए, फिर आप बीएसपी पर भी कीजिए, समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पर भी कीजिए। अनुराग, नहीं, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, मंच पे होना कोई जुर्म नहीं है। हाँ। लेकिन मंच पे किस तरीके की भाषा बोली जा रही है उसे भी तो आप देखिए। हमने क्या बोला है वो देखिए। हमने आज तक कोई ऐसी भड़काऊ बात नहीं करी जिससे कोई अव्यवस्था हो, जिससे सांप्रदायिक दंगे हो, क्योंकि ना हमारी ऐसी भावना है ना हमें ऐसा करना है। ये तो जिनकी भावना है, जिन्हें ऐसा करना है, वो नहीं। खामोशी का मतलब सहमति सिर्फ मोहब्बत में नहीं होता है संगीत सिंह सोम जी, सिर्फ मोहब्बत में नहीं होता है। अगर आप मंच पर हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं तो सहमति में तो खड़े हैं वहां पर, वरना आप क्यों नहीं मंच पर माइक लेकर कह देते कि जो कहा जा रहा है हम उसके खिलाफ हैं और हम यहां से मंच छोड़ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके का जो मुझे पता लगा है कि एक दो लोगों ने भड़काऊ भाषण दिया है, आप इसकी जानकारी ले लीजिए। उस समय पे एक 11 सदस्यीय टीम बनाई गई थी। वो टीम वहां से आधा किलोमीटर दूर जाके मीटिंग कर रही थी। हम 1-1.25 घंटा उस मीटिंग में रहे हैं। उसमें मैं भी था, उसमें नरेश टिकैत थे, उसमें राकेश टिकैत थे, उसमें और कई लोग थे, हमारे भारतेंदु जी थे। हम लोग वहां थे। हमारे सामने कोई इस तरीके का भाषण नहीं दिया गया। हमारे सामने इस तरीके का भाषण दिया जाता, हम तुरंत वहीं मंच से उतर के उसका विरोध करते, क्योंकि हम सांप्रदायिकता नहीं फैलाना चाहते, इसलिए हम इस तरीके की बात का विरोध करते। लेकिन आप जानकारी ले लीजिएगा, हम वहां थे ही नहीं। ठीक है। मौलाना मकसूद साहब भी मेरे साथ हैं। जी ठीक है, मैं संगीत सोम जी आता हूं आपके पास। मौलाना मकसूद, आपको इसके पीछे क्या नजर आता है? जी, अभी तक जो लोग बता रहे हैं, और सच्ची बात यह है कि ये प्रशासनिक विफलता है। इन्होंने 6 मार्च को, प्रशासनिक विफलता क्या है? पंचायत और महापंचायत का होना या उसके बाद जो स्थिति बिगड़ी उस पर काबू न पा पाना? पूरी लंबी सीरीज है इनके यहाँ विफलताओं की। कोसी कला से जो फसाद हुआ और अब तक 110 फसाद हो चुके। तो सीधे सरकार कह दीजिए ना, प्रशासन तो सरकार के इशारों पर। मैं उसी को बात कह रहा हूँ। अखिलेश की सरकार की विफलता है हर तरह से। इन्होंने 6 मार्च 2013 को एक जियो जारी किया कि जहां भी कहीं भी अगर कोई फसाद होता है तो उस पर डीएम और एसपी बर्खास्त होंगे। इन्होंने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। इन्होंने दुर्गा शक्ति नागपाल को हटा दिया, सिर्फ अनजाने खौफ की वजह से, लोगों को धोखा देने की वजह से कि हाँ कोई कुछ हो जाएगा। तो सरकार की मंशा क्या है? मुझे कहने दीजिए, मैं आप ही से उसको हटा दिया इन्होंने। लेकिन जहां पर लोगों की जाने गई, उसमें हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, हिंदुस्तानी मरे, हिंदुस्तानी लोगों की जान गई है, लोग वहां बच्चे यतीम हुए। तो वहां पर इन्होंने कुछ नहीं कहा। एक भी अधिकारी को इन्होंने सस्पेंड नहीं किया, किसी को सजा नहीं दी। और इनके यहाँ एक बात और है, चापलूस अधिकारी जो भी हैं, इनके यहाँ इन्फ्लुएंसर अधिकारी, उनको ये प्रमोट करते हैं। जो अच्छे लोग हैं वो फ्रीज में लगे हुए हैं, बर्फ में लगे हुए हैं। मैं आपको मिसाल दूं, बरेली के आईजी, मुझे पता नहीं कहाँ है वो, चौहान साहब, उन्होंने बरेली में इतना जबरदस्त काम किया, पता नहीं कहाँ डाल दिया इन लोगों ने। हमारे यहाँ बनारस के एक आईजी इस वक्त के हैं, गोपाल साहब, मीना साहब, बड़े ये लोग बहुत ही चुस्त लोग हैं। तो मतलब आजम खान साहब की नाराजगी जायज है? बिल्कुल जायज है। मैं एक बात और कह दूं, आजम खान साहब तो फिर चीफ मिनिस्टर के पास गए थे, वो खुद गए थे, उन्होंने कहा था और इन्होंने तब भी कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये हम ये समझते हैं कि ये प्री प्लान एक रिटर्न स्क्रिप्ट थी जिस पर ये सरकार चल रही थी। ये अशोक सिंघल साहब के साथ 10-8 घंटे इन्होंने बैठे और वहां कुछ खाया पिया, पता नहीं क्या हुआ। अशोक सिंघल साहब के साथ कौन बैठे ये आपको मालूम होना चाहिए। 84 कोसी के मामले पर, परिक्रमा के मामले पर मुलायम सिंह यादव साहब ने लखनऊ में अशोक सिंघल साहब के साथ इन्होंने बैठक की थी और वहां पर खाना वाना सब खाया था। ठीक है, क्या इन लोगों के बीच में ट्रांसफायर हुआ? उसका कोई पता नहीं। तो आपका कहने का मतलब ये कि ये उस बैठक का नतीजा है जो वहां पर स्क्रिप्ट लिखी गई होगी, अब उसी को पूरा
एक तरीके से उसी का मंचन किया जा रहा है। उसके लिए हमारे पास लॉजिक है। हाँ। हमारा सवाल है, आप परिक्रमा को 1 मिनट में खत्म कर सकते हो, रोक सकते हो, और पूरे देश से साधु आते हैं उनको रोक सकते हो, लेकिन सब कुछ बार बार वहां पर महापंचायतें हो रही हैं। 1 मिनट में खत्म कर सकते हो, रोक सकते हो, और पूरे देश से साधु आते हैं उनको रोक सकते हो, लेकिन सब कुछ बार बार वहां पर महापंचायतें हो रही हैं। बार बार 144 लगने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने मौलाना साहब बहुत बड़ा आरोप लगाया है। विजय बहादुर पाठक जी, आप सुन रहे हैं, साफ तौर पर इनका कहना है कि अशोक सिंघल और मुलायम सिंह यादव के बीच बैठकर जो बातचीत हुई है और जो स्क्रिप्ट फाइनल हुई है, ये उसी का नतीजा देखने को मिल रहा है। नहीं, मैं सुन रहा हूं, और अभी आप जब आएंगे तो मैं इनका उत्तर दूंगा उसमें क्या फाइनल हुआ क्या नहीं हुआ है। सरकार तो अपनी नाकामियों से परेशान है, वो राज्य में दंगे कराए जा रहे हैं। मैं इनकी बात से सहमत हूं कि वो स्क्रिप्ट के तहत ही वहां दंगे हुए। चले, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। विजय बहादुर जी, इस वक्त अशोक वाजपेयी, नहीं, इस वक्त समाजवादी पार्टी से अशोक वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक वाजपेयी जी, यहां पर सवाल यह है कि जितने भी पक्ष बैठे हैं, अशोक वाजपेयी जी, यहां पर जितने भी पक्ष बैठे हैं वो कहते हैं कि मुजफ्फरनगर की जो भी पंचायत हुई, महापंचायत हुई, और उसके बाद जो हिंसा देखने को मिली, वो समाजवादी पार्टी की नाकामी का नतीजा तो है ही, बल्कि समाजवादी पार्टी की स्क्रिप्ट पर खेला गया ड्रामा है पूरा। ये निरर्थक और अनर्गल आरोप है। समाजवादी पार्टी ने, हमारी सरकार ने इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई की। हाँ। ये संभावना नहीं थी कि महापंचायत से लौटने के बाद इस तरह की घटना अंजाम होगी। नहीं, क्या कार्रवाई की? मैं अशोक वाजपेयी जी आपसे जानना चाहूंगा कि कल हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी अपने शो में ये सवाल उठा रहे थे कि संगीत सिंह सोम जिनके खिलाफ FIR दर्ज है, वो कल भी शो में बैठे हुए थे, वो आज भी हमारे साथ लाइव शो में मौजूद हैं। किस तरह की कार्रवाई हो रही है अगर उनके नाम FIR दर्ज है? जिन अधिकारियों ने शिथिलता बरती थी उन अधिकारियों को वहां से तत्काल हटा दिया गया। GM हटाया गया, SP हटाया गया, कमिश्नर, DIG सारे अधिकारी हटा दिए गए। हाँ। और घटना को तत्काल रोकने का काम किया। जो फौरी निर्णय था कि वहां सेना लगाई गई ताकि कोई घटना अंजाम न होने। नहीं, वो तो 5,000 से ज्यादा तबादलों की लिस्ट हमारे पास है 1 साल के अंदर अशोक वाजपेयी जी। इसके अलावा लगता नहीं कि सरकार ने कोई काम किया, लेकिन ये कैसी कार्रवाई है कि आप अफसरों के तबादले कर रहे हैं, हटा रहे हैं? लोगों की जान जाने के बाद आप तबादले कर रहे हो, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? क्या आप कब तक सोते रहोगे? फैक्ट पे बात करिए, तथ्यों पर बढ़ा चढ़ा के करने से कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, मैं तथ्यों से बात कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, क्या लीडर साहब से मिले नहीं? क्या मुलायम सिंह, मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह? मौलाना साहब अशोक वाजपेयी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अशोक वाजपेयी जी, मौलाना साहब बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं मुलायम सिंह यादव पर, सुन लीजिए। करने का काम किया गया। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप ये बताइए, क्या मुख्यमंत्री अशोक अखिलेश यादव से आजम खान साहब मिले थे या नहीं मिले थे? उन्होंने शिकायत की थी या जाके नहीं की थी कि फसाद होने वाले हैं, हालात खराब होने वाले हैं? अमन कायम करने के लिए कई बार स्थितियां आई हैं कि सरकार को नक्सलियों से भी बात करनी पड़ी है, आतंकवादियों से भी बात करनी पड़ी है, और अराजक तत्वों से भी। ठीक है। मौलाना साहब, आपका सवाल हम वाजपेयी साहब से पूछेंगे। इस वक्त संगीत सोम साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं अशोक वाजपेयी से। जी संगीत जी। मैं ये पूछना चाहता हूं वाजपेयी जी से, अभी अधिकारी के बारे में जो अशोक जी ने अभी बताया, अभी इन्होंने कहा कि अधिकारियों को हटाया गया। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, अगर ये दुहातपूर्ण कार्रवाई ये ना करते तो आज ऐसा ना होता। मुजफ्फरनगर में जिस दिन दंगा हुआ, ये वास्तविकता है कि इन्होंने SPDM को हटाया, लेकिन शामली में पिछले 1 महीने से लगातार दंगे चल रहे हैं, लगातार सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं, और लगातार वहां के लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि यहाँ के SP को हटाइए, लेकिन इन्होंने वहां का SP 1 महीने तक नहीं हटाया किसी भी कीमत पे। अशोक वाजपेयी जी, उसके बाद पूछ लेते हैं संगीत सोम जी, सवाल छोटा रखिएगा, अशोक वाजपेयी कहीं चले ना जाए। ये निराधार आरोप है, इसका कोई मतलब नहीं है। लीजिए। जैसे ही अधिकारियों की शिथिलता पाई गई, तत्काल अधिकारियों को हटाने का काम किया गया। नहीं, लेकिन नहीं कैसे कह सकते हैं कि इस तरह का अधिकारी जो है लापरवाही बरतेंगे? अरे साहब, अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। ये उन लोगों की जान से जुड़ा सवाल है। ये निराधार सवाल कैसे हो सकता है अशोक वाजपेयी जी? जिम्मेदार तो आखिर राज्य सरकार ही, अखिलेश यादव को ही जवाब देना है, आप ही को जवाब देना है। नहीं, निश्चित रूप से
सरकार की जिम्मेदारी है प्रदेश में कानून व्यवस्था और अमन को कायम करना। और सरकार उस काम में पूरी मुस्तैदी के साथ लगी है। इतने लोगों के साथ जो दंगाई थे, जिन लोगों ने खुराफात की, सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और कोई बख्शा नहीं जाएगा इसमें। जिसने भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया। सवाल ये है, मुस्तैदी होती अशोक वाजपेयी जी तो 27 अगस्त को जो चिंगारी लगी थी वो आग में तब्दील न होती। आज भी हर बार दंगाइयों के पक्ष में खड़े होते हैं आप, आतंकवादियों के पक्ष में खड़े होते हैं एक एक करके। नहीं, ऐसे अमरनाथ अग्रवाल जी आपका सवाल नहीं आ पाएगा, ना आपकी राय आ पाएगी। बचाना चाह रहे हैं जी, ठीक है। अशोक वाजपेयी जी, सवाल ये उठता है कि मौलाना मकसूद जो यहाँ पर बैठे हुए बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं मुलायम सिंह यादव पर। उनका कहना है कि अशोक सिंघल के साथ 84 कोस परिक्रमा से पहले एक भेंट वार्ता हुई थी, डिनर हुआ था, उसमें बाकायदा स्क्रिप्ट फाइनलाइज की गई थी कि कहां कहां क्या होना है और उसी के मुताबिक चल रहा है सब कुछ। ये लगता है मौलाना साहब के सामने ही बात हुई थी क्या? नहीं, ये बात क्या मौलाना साहब की मौजूदगी में हुई थी क्या? नहीं, आप सवालों के जवाब दीजिए। आरोप का क्या मतलब है? इस तरह के आरोप का क्या मतलब है? मतलब ये है कि बगैर किसी अंदेशे के, और कुछ मक्खी भी नहीं मरी थी, आपने दुर्गा नागपाल को हटा दिया। चलिए छोड़िए दुर्गा नागपाल। मौलाना मकसूद साहब, आपको अच्छा लगेगा मैं जो सवाल पूछूंगा? सुनिए मौलाना साहब, आपको अच्छा लगेगा अशोक वाजपेयी से मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। अशोक जी ये बता दीजिए, आपने कहा पूरी मुस्तैदी से सरकार। सुनिए, तब आप कहते हैं कि पहले क्यों नहीं ऐसे अधिकारी को हटाया गया? ये दोनों, अगर दुर्गा नागपाल ने जिस घटना अंजाम दिया था उसको लेकर अगर कोई उन्माद पैदा होता तब यही आप कहते, मीडिया कहता कि उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की गई? नहीं, हम बहुत खुश हो गए। आप मुजफ्फरनगर में भी पहले ही कार्रवाई कर देते थे। अच्छा, पूरा देश खुश होता। अशोक वाजपेयी, अरे सुनिए रुकिए। सोम साहब, एक बुनियादी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा अशोक वाजपेयी जी, क्योंकि आपने कहा सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। भड़काऊ भाषण देने वाले कितने लोगों को पकड़ पाया? होती है तो उसमें भी लोगों को परेशानी होने लगती है। नहीं, ये बताइए ना, भड़काऊ भाषण देने वाले कितने लोगों को अंदर कर पाए आप? अपने आप सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। देर किस बात की, अड़चन क्या है? देखिए अनुराग जी, इनकी नीयत ठीक नहीं है। मुजफ्फरनगर के वास्तविक दोषियों को यह सरकार बचाना चाहती है। अरे इसलिए राजनीतिक लोगों पर मुकदमे ऐसी बात नहीं तो आजम खान साहब से क्यों नाराज है आपके पार्टी के कई नेता? जो दंगाई है उनको संरक्षण दे रही सरकार, बचाना चाहती है। राजनीतिक लोगों पर मुकदमे करती है। चले इस तरीके से बाद ये सारी कार्रवाइयाँ होंगी। कल से ठीक है, कल से लगातार कल से नहीं 27। मैं तो अशोक वाजपेयी जी से ये पूछना चाह रहा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया कि अगर सरकार मुस्तैद होती तो 27 तारीख को जो चिंगारी लगी थी वो इतनी बड़ी आग कैसे बन जाती? भाई सरकार ने 3 बच्चे मरे, उस वक्त इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर उसी वक्त लोगों को अरेस्ट कर लेते तो ये मामला यहाँ तक नहीं पहुँचता। अधिकारियों की इसलिए ढिलाई नहीं है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। चलिए, कुछ सवाल हैं अशोक वाजपेयी जी जो आपके दावों को झुठलाते हैं। वो सवाल बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। बहुत बड़ा खुलासा हम अब से ठीक 5 मिनट बाद करेंगे, लेकिन उससे बने रहिएगा। मैं निवेदन करूंगा अशोक वाजपेयी जी, बने रहिएगा, वरना अफसोस होगा आपको कि बहुत बड़ा आप खुलासा नहीं सुन पाए हमसे और उस पर आप अपनी राय नहीं रख पाए। निवेदन है मेरा, आप बने रहिएगा। मधुसूदन आनंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक जर्नलिस्टिक अप्रोच से आपने इस पूरे मसले को लगातार देखा है, क्या हो रहा है मुजफ्फरनगर में, क्यों हो रहा है, किसकी कमी की वजह से हो रहा है, किसकी लापरवाही की वजह से हो रहा है, किसकी साजिश की वजह से हो रहा है? देखिए, मुजफ्फरनगर एक ऐसी जगह थी जहां जाट और मुसलमान साथ मिलकर रहते थे। कभी वहां दंगा या फसाद इस तरह की बात कोई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में और जगह हैं जहां दंगे हुए। यहाँ मुलायम सिंह यादव की इस मामले में कमजोरी रही कि उन्होंने फर्मली चीजों को हैंडल नहीं किया। इससे पहले भी दंगे होते रहे, क्यों हुए दंगे, ये सवाल है। उसके बारे में साफ साफ ये माना जाता है कि वो ये मान के चलते हैं कि हमारा जो वोट बैंक है वो यादव और मुसलमान, ये वोट बैंक हमारा है, प्लस कुछ सवर्ण जातियां।
तो ये इसलिए वो मुसलमानों के प्रति एक हमदर्दी रखते हैं, ये एक उनके बारे में जनरल परसेप्शन है। अब जो ये थीसिस दी जा रही है कि वहां 84 कोस की यात्रा के लिए इनमें कोई पैक्ट हो गया था, ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि इसका बेसलेस बात है। वो ये जरूर चाहते थे कि वहां परिक्रमा हो और उस परिक्रमा को उन्होंने रोक दिया। बड़ा अच्छा काम किया मुलायम सिंह यादव ने कि उस परिक्रमा को नहीं होने दिया, और जो कुछ हुई वो प्रतीकात्मक स्तर पर हुई, उससे बहुत अच्छा संकेत गया। तो इन दोनों के बीच कोई पैक्ट हुआ हो, ये तो बिल्कुल बेसलेस बात मुझे लगती है। हाँ, ये बात जरूर है कि मुसलमानों के प्रति एक अपना वोट बैंक समझते हुए मुलायम सिंह के बेटे ने, अखिलेश यादव ने कोई कार्रवाई नहीं की। जो कार्रवाई उन्हें समय रहते करनी चाहिए थी, वो कार्रवाई उन्होंने नहीं की। उन्होंने वो कार्रवाई नहीं की जो उन्हें समय रहते करनी चाहिए थी। और मुलायम नेताजी के पास इतना अनुभव है, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जी, अशोक वाजपेयी जी से एक सवाल मैं पूछ लूं, इतनी अनुभवहीन राजनीति अशोक वाजपेयी जी, इतनी अनुभवहीन राजनीति? चलिए, अशोक वाजपेयी जी हमारे साथ नहीं है। जब वो बोलिए आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ये कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच कोई समझौता हो गया और उसके तहत ये दंगे हुए, बिल्कुल गलत बात है। इस बात की कोई, दोनों फायदा उठा रहे हैं, न केवल दोनों बल्कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस भी फायदा उठाना चाह रही है। लेकिन अगर इसमें किसी को फायदा होने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को फायदा होने वाला है। जो मुसलमान ये समझते थे कि उनको ये बचाने वाले हैं मुलायम सिंह यादव, अब उनमें ये इमेज गई है, ये बात गई है कि इससे अच्छी तो मायावती की सरकार है। वो उनसे नाराज हो गए मुलायम कर भी गई थी, और जो आजम खान की बात है वो इसीलिए सामने आई है। ये आजम खान जो है वो एक बहुत ईमानदार छवि वाले नेता हैं। चलिए ठीक है, उन्होंने इसमें बहुत खुद ब खुद उन्होंने जाकर के सरकार का हिस्सा है, उनकी स्थिति खुद ही स्पष्ट हो रही है, नाराज है, खुद भी नाराज है। इसका मतलब ये है अंदर क्या क्या हो रहा है, अंदर क्या जी, इसका जवाब देना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ मार्तंडपुरी जी महाराज भी हैं और साथ ही चंद्रप्रकाश सूर्यवंशी जी भी मेरे साथ हैं। मैं उनसे भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जो हम अशोक वाजपेयी साहब से कह रहे थे कि हम बताना चाहते हैं कि कितनी गंभीर ये साजिश, कितने व्यापक पैमाने पर इस साजिश का ताना बाना बुना गया था, उसके अब सुराग लगने लगे हैं। एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर वापस आते हैं चर्चा में। 27 अगस्त को 3 युवकों की हत्या के बाद मुजफ्फरनगर में हालात उतने नहीं बिगड़े थे जितने 30 और 31 अगस्त को 2 समुदायों की आग लगाने वाली पंचायतों से बिगड़े। लोगों को हिंसा के लिए उकसाया गया, हाथों में हथियार थमाए गए। ये काम किसी एक पार्टी ने नहीं किया, बल्कि हर पार्टी के नेताओं में होड़ मची रही कि कौन कितना जहर उगल सकता है। और नतीजा ये हुआ कि अब यही खौफनाक तस्वीर यूपी के अलग अलग शहरों से भी आने लगी है। ये हैरान करने वाली तस्वीर दिल्ली से सटे गाजियाबाद की है। मुजफ्फरनगर कांड के बाद गाजियाबाद में कारतूस की बिक्री में बेहिसाब इजाफा हुआ। हजारों कारतूस की बिक्री से प्रशासन भी हैरान है, क्योंकि गाजियाबाद में कारतूस की ऐसी बिक्री इससे पहले कभी नहीं हुई। लिहाजा किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए गाजियाबाद में कारतूस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है और हथियारों की लाइसेंसी दुकानों को बंद रखने का आदेश दे दिया गया है। विगत 2-3 दिन में कई असवाधारक में असवा दुकानों में कारतूस वगैरह खरीद रहा था, क्योंकि इसी से हमने सभी मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगवा के सभी लोगों से जांच करवाया था। कई दुकानों में एक दिन में 400-250 ऐसा कारतूस को बिक गए हैं। अब उन दुकानों से हमने सूची मंगवाया था कौन कौन असवाधारक है, कितने कारतूस खरीद लिए हैं इससे, और उसी को सूची को हमने थाना को भी भेजा जाएगा इसको जांच करने के लिए लोग कहाँ इस्तेमाल करने जा रहा है। बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर इन कारतूसों का इस्तेमाल कहां, कब और क्यों होने वाला था। जिले के एसएसपी ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। पुलिस को अंदेशा है कि बिके हुए कारतूसों का इस्तेमाल हिंसा भड़काने के लिए हो सकता है। इसलिए प्रशासन ने अब एक लिस्ट भी तैयार की है, जिससे ये पता चल सके कि किसने और क्यों ये कारतूस खरीदे हैं। पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि क्या किसी दुकानदार ने
बिना वेरिफिकेशन के कारतूस तो नहीं बेचे हैं। लेकिन खौफ गाजियाबाद से आगे निकल चुका है। हिंसा प्रभावित शामली का हाल भी कुछ ऐसा ही है। तस्वीरें देखिए, पुलिस अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। घरों के सामान उल्टे पुल्टे जा रहे हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि शामली में कई लोगों ने अपने घरों में अवैध हथियार इकट्ठा किए हैं। पुलिस महकमे ने इसे गंभीरता से लेते हुए सेना के जवानों के साथ पुलिस को दबिश देने के आदेश दे दिए, जिसके बाद कई लोग पुलिस को चकमा देकर छतों से कूदकर भाग गए। छापे में पुलिस ने राइफल समेत सुतली बम भी बरामद किए। सर्च ऑपरेशन में हमें पत्थर, डंडे, यहाँ तक कि जो लाइसेंसी असलहे हैं उनको भी मेरे द्वारा चेक किया जा रहा है। लाइसेंसी या गैर लाइसेंसी जो भी असलहे मिल रहे हैं या कारतूस जो मिल रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति पे मुझे संदेह हो रहा है उस व्यक्ति को मेरे द्वारा डिटेन भी किया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद बड़ा सवाल तो अब यही, कारतूस जो मिल रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति पे मुझे संदेह हो रहा है उस व्यक्ति को मेरे द्वारा डिटेन भी किया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद बड़ा सवाल तो अब यही है कि क्या मुजफ्फरनगर की तर्ज पर यूपी के अलग अलग शहरों को भी हिंसा की भेंट चढ़ाने के लिए क्या बड़ी साजिश रची जा रही है? क्या बारूद के ढेर पर यूपी के शहरों को रखकर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है? आखिर एक के बाद एक अलग अलग शहरों से क्यों मिलने लगा है हथियारों का जखीरा? शामली से वरुण पवार के साथ जतिन, गाजियाबाद, इंडिया न्यूज। चलिए संगीत सोम, अब से कुछ ही देर पहले बस इस चर्चा में शामली का जिक्र कर रहे थे कि वहां पर हिंसा लगातार जारी है और कोई सुनने वाला नहीं। मैं सोम साहब आपसे पूछना चाहूंगा, ये इतना हथियारों का जो जखीरा मिल रहा है, ये आपकी जानकारी में कहां से रहा है? ये आप इसमें यही मैं कहना चाहता था कि ये इस तरीके के हथियार जहां मिल रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, द्वेषपूर्ण तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में ही शामली से सटा हुआ मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर में समाजवादी के नेताओं के घर पे बड़े असलाह मिले और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिक्कत यही है, असलियत में दिक्कत यह है कि क्योंकि सत्ता उनके साथ है तो सत्ता जैसे चाह रही है वैसे कर रही है अपने तरीके से। आप कल से टीवी पे देख रहे होंगे, टीवी पे आप कुछ नेताओं के बयान देख रहे होंगे, वे समाजवादी के बड़े नेता हैं, चुनाव लड़ चुके हैं वहां से, वो कई चुनाव लड़ चुके हैं, उनके यहाँ असलाह मिले हैं, वो हाथ में तलवार लेकर कह रहे हैं काट दो, मार दो, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। गिरफ्तार तो छोड़िए, मुकदमा तक नहीं किया जा रहा। ठीक है, जब ये इस तरीके की दुहापूर्ण कार्रवाई करेंगे तो आप बताइए कैसे शांति व्यवस्था बनी रहेगी? ठीक है, चंद्रप्रकाश सूर्यवंशी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, धारा 144 लगी हुई थी जब पंचायत हुई, महापंचायत हुई, सबसे बड़ी नाकामी तो यही है राज्य सरकार की। किस काम की धारा 144 अगर उसके लागू होने के बावजूद आप लोग सब वहां पर इकट्ठा हैं, भड़काऊ भाषण वहां पर चल रहे हैं, जनभावनाएं भड़काने का पूरा काम वहां पर हो रहा है? देखिए, इस एपिसोड के अंदर पूर्ण रूप से प्रदेश की सरकार का फेलियर साबित होता है। ठीक है, वो हो गया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि फेलियर है, लेकिन क्यों? क्या अखिलेश यादव इतनी बड़ी गलती जानबूझकर कर सकते हैं? क्या मुलायम सिंह यादव, जिनका इतना बड़ा अनुभव है राजनीति में, मुख्यमंत्री वो रहे उत्तर प्रदेश के, क्या उनकी आप समझ इस लायक समझते हैं कि सब कुछ जानकारी में था, सब कुछ, और जानबूझ के सरकार फेल होती रही? देखिए, कहीं ना कहीं चूक तो है। जब तक चूक नहीं होती तो इतना बड़ा कांड नहीं होता। 18 अगस्त को मुजफ्फरनगर में बगरा से लेकर और शामली के बुटराड़ा तक, हाथी करौंदा बुटराड़ा तक, हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री जयंत चौधरी ने प्रदेश सरकार की विफलताओं को लेकर और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर एक पदयात्रा का आयोजन किया था। 18 किलोमीटर की पदयात्रा में सभी समाज और सभी धर्म के लोग हम लोगों के साथ मिलकर 18 किलोमीटर पैदल चले थे। ये उस क्षेत्र की सांप्रदायिक सौहार्द को देखकर, भाईचारा और प्यार लोगों का देखकर, तो राजनीतिक पार्टी उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाई कि राष्ट्रीय लोकदल को इतना बहुमत यहाँ पर क्यों मिल रहा है। राष्ट्रीय लोकदल का शुरू से, खैर मुझे नहीं लगता कि ये सब इस वजह से हुआ होगा। मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा था कि खैर चलिए, मार्तनपुरी जी महाराज आप हमारे साथ हैं, मैं लौटूंगा आपके पास चंद्रप्रकाश जी। मार्तनपुरी जी, धर्म के आड़ में, धर्म के आधार पर, धर्म
के बहाने ध्रुवीकरण का राजनीति में काम चल रहा है और आप जैसे धर्मगुरु लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं कि बच के रहिए ऐसे लोगों से। देखिए अनुराग जी, हम लोग जो अभी जिस समस्या पर विचार कर रहे हैं वस्तुतः भारत माता लहूलुहान हुई है और देश की बहुत बड़ी समस्या है। और जो सबसे बड़ी समस्या है भारत की इस समय, मूल मुद्दे पर जाना चाहिए कि आज कुर्सी बड़ी हो गई है, देश छोटा हो गया है। आज वोट बड़ा हो गया है, समाज बड़ा हो गया है। और दलगत राजनीति की सबसे बड़ी दुर्घटना यह है कि वो व्यक्ति की स्वतंत्र चेतना का हनन करती है। जो व्यक्ति जिस पार्टी में है वो सच नहीं बोल पा रहा है। आज पूरे भारत में देश के लिए बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता। मुश्किल यह है, हम पक्ष या विरोध में हैं। मुजफ्फरनगर में जो भी हुआ और जो कुछ चैनलों पर दिखाई दे रहा है, उसके बाद भी अगर हम कार्यपालिका पर विश्वास कर सकें, उसके बाद भी अगर हम शासन पर विश्वास करें, अभी धर्म पर मैं आऊंगा, मुझे लगता है कि वोट के लिए और कुर्सी के लिए हमने आदर्शों मान्यताओं को तोड़ के नदी में फेंक दिया है और हम लहूलुहान होकर के खड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इसमें सब लोग शामिल हैं। राजनीति और धर्म की आपने बात कही। धर्म का कार्य अनुशासन करना है, राजनीति का कार्य शासन करना है। और आज दुर्भाग्य से धर्म और राजनीति एकजुट गलत इरादों से हो रहे हैं, वोट के लिए हो रहे हैं। और मुश्किल सबसे बड़ी बात यह है कि हम राजनीति को धर्म की तरह क्यों नहीं लेते। आदमियत को वो उठाने का रास्ता भी राजनीति है और धर्म भी, दोनों अलग अलग नहीं हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या केवल कुर्सी, पद और धन है और कोई भी लोकतंत्र की मान्यता नहीं बची है। और मैं समझता हूं मुजफ्फरनगर ये आसान घटना नहीं, इसका पूरा विश्वव्यापी प्रभाव होगा। पूरी दुनिया हमें देख रही है और हमें शर्म आनी चाहिए। अगर आज हम नहीं जग सकते, हम धर्मगुरुओं के लिए भी कह रहे हैं, राजनेताओं के लिए भी कह रहे हैं और समाज को जगना चाहिए। यह मुजफ्फरनगर वह क्षेत्र है जहां कभी इसके पहले नहीं हुआ था और यह बहुत बड़ी दुर्घटना है। और जो भी वोट के लिए जिनकी बदबू आ रही जिनके मुंह से, उनका मुंह बंद किया जाना चाहिए। चले, लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठता है अमरनाथ अग्रवाल जी कि केंद्र में तो आपकी सरकार बैठी हुई है, लगातार इंटेलिजेंस इनपुट आ रहे थे, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ आशंकाएं हैं, क्या किया केंद्र सरकार ने? वो भी हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही, तो फेल्यूर तो ये आपकी सरकार का भी कहलाएगा। हाथ पे हाथ धर के बिल्कुल नहीं बैठी रही है, आप बिल्कुल गलत बात आप कह रहे हैं। केंद्र सरकार ने पहले ही मुख्य सचिव को और उत्तर प्रदेश सरकार को, चीफ मिनिस्टर को आगाह कर दिया था कि इस प्रकार के दंगे, इस प्रकार के आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन सरकार ने उसको संज्ञान में नहीं लिया, कोई काम नहीं किया, क्योंकि वो तो एक लिखी हुई स्क्रिप्ट के तहत काम कर रही थी। उसमें वोटों का ध्रुवीकरण की उनकी नीयत थी। उस ध्रुवीकरण में दो पोल होते हैं, एक पोल समाजवादी पार्टी थी तो दूसरी भाजपा थी। तो ये आपको कब पता चला? जब दंगा भड़क गया वहां पर, जब दंगा भड़क गया तब आपको पता चला कि स्क्रिप्ट हो रहा है? के लिए आप केंद्र सरकार ने पहले भी कहा, आपको सूचित किया, प्रदेश सरकार को फेडरल सिस्टम में। तो सरकार को पता होगा ना, सरकार को अगर पता था कि फिजा बिगड़ सकती है तो सरकार को ये भी पता होगा कि कहां और कैसे लिखी जा रही है। जो प्रभारी हैं, अब जो सामने देख रहे हैं ना, मोदी जी की साजिश दिखती है। जब आप कोई चीज देखेंगे, सामने घटना घटेगी जिसके लिए आगाह किया गया था और सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी, इसलिए सरकार की सीधी सीधी मंशा बाद में ही तो जाहिर हुई कि सरकार कहीं कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। और भविष्य में भी इस तरह की बहुत सी घटनाओं की संभावना है। आज सरकार किसी भी तरीके से निर्दोष लोगों के भी नाम एफआईआर में डाल रही है, जिसका कारण यह है कि मुकदमे कमजोर हो जाएं और जो इनके सहयोगी हैं, इनके साझीदार हैं, वो बच जाएं। नहीं, लेकिन एक बात चलिए ठीक है, लेकिन की मंशा को केंद्र सरकार ने भापा। नहीं, लेकिन सेना भेजी गई है, अगले दिन भेजी गई है, 1 मिनट नहीं लगाया गया। नहीं, वो ठीक बात है। आपने कहा सरकार का फेल्यूर रहा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा सरकार फेल क्यों हुई? सरकार आपने कहा कुछ लोगों को बचाना चाहती है, क्यों बचाना चाहती है? अगर आजम खान साहब एक सही सवाल सरकार से पूछना चाहते हैं तो क्यों उन्हीं के अपने लोग और पार्टी के बड़े नेता जो है उनके इस्तीफे की मांग करने लगते हैं? आखिर ऐसा क्यों है? आपकी समझ से क्यों है ऐसा? नहीं, आजम खान साहब इनके नजरिए को बेहतर तरीके से समझ गए हैं, वो उसका विरोध कर रहे हैं और इसीलिए उनकी पार्टी की काफी ज्यादा नुकसान होगा। अगर आजम खान जी वोकल हो जाएंगे तो पार्टी को काफी नुकसान होगा। तो पहले से भूमिका बनाए ले रहे हैं कि आजम खान साहब हमारी पार्टी के हित में काम नहीं कर रहे हैं। आजम खान के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि भविष्य में कह दिया जाएगा कि ये तो उनकी अपनी है, राजनीतिक बात कर रहे हैं वो। निश्चित रूप से ऐसा ही कुछ लगता है। सर उनके सहयोगी हैं जो कह रहे हैं उसकी बात से बिल्कुल है। उसमें आपका 14 कोसी परिक्रमा में सहयोग आप ही लिया है उनसे।
पूरा सहयोग है उसमें। मई में परिक्रमा हो चुकी थी, क्यों इस इशू को उठाया जाता है? भारतीय जनता पार्टी किन किन धार्मिक यात्राओं को, किन किन धार्मिक स्थलों को अब और विवादित करना चाहती है, ये भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर दे इस बात को भी। क्योंकि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान मैं एक बात उसके पीछे पड़ जाते हैं, राजनीति इनकी यही रह गई है। इस सरकार से, मुलायम सिंह अखिलेश की सरकार से इस देश के उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यकों को खासतौर पर बड़ी उम्मीदें थी और बड़ी उम्मीद से इन्हें वोट दिया था। और लेकिन आज लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, नाउम्मीद हैं। और अब लोग ये सवाल कर रहे हैं, आज भी पेपर लोग ये सवाल पूछा गया कि हमें आप लैपटॉप मत दीजिए, अब हमें प्रोटेक्शन दीजिए। इन्होंने जब से ये आए हैं, फसाद पर कोई रोक नहीं हुई, कोई रोक नहीं लगी। इनके यहाँ इनके बैठते ही अधिकारी इनसे नहीं डरते। मैं इन्हें बता देना चाहता हूं कि बच्चों की तरह मुस्कुरा करके अधिकारियों के सामने बैठ करके मुस्कुराने से सरकार नहीं चलती है। मैं आपको अखिलेश यादव ने ही इस पर क्या रिएक्शन दिया है वो सुनवा देता हूं। हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन ने अखिलेश यादव से बात की और उनसे भी यही सवाल पूछा जो कामोवेश यहाँ पर बैठे हुए सभी आप लोग पूछना चाहते। क्या जवाब अखिलेश यादव का था, सुनिए। अखिलेश जी, पूर्ण बहुमत उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको दिया कि आप आगे आइए। लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी सिचुएशन है जिससे लोग परेशान हैं। इंडिया न्यूज के माध्यम से कैसे आप भरोसा दिलाएंगे जनता को कि जो उन्होंने आपको चुन के भेजा, एक युवा मुख्यमंत्री बनाया, आगे आने दिन में उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा नहीं होगा, वो आराम से अपनी जिंदगी बिता सके? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर कई बार सरकार ने भी कहा और हम लोग भी कहते हैं कि लगातार उस पर काम करना पड़ेगा और लगातार उन अधिकारियों को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी जो अधिकारी अच्छा काम करें। और जहां तक हस्तक्षेप की बात है, सरकार ने कई मौकों पर जब गंभीर घटनाएं हुई हैं, पूरा का पूरा फ्री हैंड पुलिस को दिया है जिससे कि वो निर्णय ले सकें और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार कई ऐसी ताकतें हैं जो इस प्रयास में लगी हैं कि माहौल खराब हो, चाहे वो किसी रूप में हो, राजनीतिक आंदोलन हो या भावनात्मक आंदोलन चलाने का प्रयास हो। उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो इस प्रयास में हैं। मुजफ्फरनगर में जो घटना हुई उसके लिए हम लोग दुखी हैं और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और ऐसी घटना को रोकने के लिए हर प्रयास सरकार को करना चाहिए। लेकिन उसके अगर बैकग्राउंड में आप जाएंगे, वहां राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जिन्होंने लगातार प्रयास किया है माहौल खराब हो। चाहे वो शामली की घटना याद होगा आपको, रुड़की से एक लड़की आई थी और उसके साथ कोई लड़के थे, अपनी मर्जी से आए थे, कैसे थे, और उसके बाद क्या आरोप लगे, उस घटना को कितना बड़ा बना दिया गया। कई ऐसे दल थे, उसको लेकर आंदोलन किए, कार्रवाई हुई, उसके बाद हिंदू और मुसलमान का रूप दे दिया गया। इसी तरह एक घटना और हुई, बहुत मामूली उस पर, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं इसी तरह का उन राजनीतिक दलों का व्यवहार रहा। जहां ये घटना कवाल में हुई, ये बहुत ही गंभीर घटना हुई जिसमें एक माहौल ऐसा तनाव का पैदा कर दिया। जिन राजनीतिक दलों के नेताओं ने जो भाषण दिए, आज चैनलों के पास भी हैं, कई ऐसे चैनल हैं जिन्होंने दिखाया भी है कि उनके भाषण की वजह से माहौल खराब हुआ है। और जो माहौल खराब हुआ है जिन्होंने किया है, मैं भरोसा दिला सकता हूं कि कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, जिससे कि आने वाले समय में कहीं कोई माहौल न खराब कर पाए, दंगा न कर पाए और लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ न हो। सुना मौलाना साहब, आपने साफ तौर पर अपनी पार्टी के अलावा तमाम राजनीतिक दलों को उन्होंने जिम्मेदार बता दिया। ये इस तरह बात कर रहे हैं जैसे कि ये ओपोजिशन में हो और ये जिनका नाम ले रहे हैं वो सरकार चला रहे हैं। हाँ, इन्होंने कहा कि करना चाहिए, करना इनको है, किसको करना चाहिए? ये इस तरह से बात कर रहे हैं ये ओपोजिशन में आ रहे हैं। सरकार मैं आ रहा हूं मधुसूदन जी, आपके पास आ रहा हूं। अखिलेश सिंह यादव की है, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आपने क्यों मौका दिया उसको पोलराइज होने का, उसको फिरकावाराना रंग देने का आपने मौका क्यों दिया? ठीक है मधुसूदन आनंद जी, एक धारा 144 के दौरान पंचायत भी हो जाती है और उसके जवाब में महापंचायत भी हो जाती है और अखिलेश यादव ने कहा कि वो सब दोषी हैं जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। आपकी सरकार, आपका प्रशासन क्या करता रहा? देखिए, एक तो कार्रवाई क्यों नहीं करते जिन पर ठीक है उन पर कार्रवाई क्यों? मधुसूदन जी को सुन लीजिए जी। एक बात समझ लेनी चाहिए कि हमारे तमाम पार्टियों ने जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसको अपना व्यक्तिगत सेवक बनाकर रखा हुआ है। कोई भी जो
आईएएस ऑफिसर है या आईपीएस ऑफिसर है, वो स्वतंत्र रूप से कोई फैसला नहीं कर सकता। इसीलिए आप देखते हैं कि कोई कार्रवाई होती है जिसमें हिंदू और मुसलमान शामिल होते हैं तो ये पहले इंतजार करते हैं कि भाई के लखनऊ से इनको क्लियरेंस मिल जाए तब आगे बढ़े, और लखनऊ से क्लियरेंस नहीं मिलती क्योंकि वो सिचुएशन को असेस करते रहते हैं। ये कुल मिला के वो मान कर रहे हैं, अखिलेश मान कर रहे हैं, वो तो बाकी राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहे हैं। नहीं, दूसरी बात सुनिए कि ये तो मानेंगे ही नहीं वो, क्योंकि गलती उनकी है कि जो दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले में हुआ कि कैसे उन्होंने इंडिपेंडेंटली ये निर्णय ले लिया, उसके बाद वहां के जिलाधीश को भी हटा दिया गया है। तो इन्होंने पूरे जो अधिकारियों हैं उनको अपना पर्सनल दास बनाकर रखा हुआ है कि आप कोई भी कार्रवाई अपने आप नहीं कर सकते। अगर अधिकारियों को ये उनके पास अधिकार हो कि वो खुद कार्रवाई कर सकें, मौके पर तुरंत फैसला ले सकें, तो इस तरह की बड़ी घटनाएं ना हो। जी, एक छोटी सी बात है जी, अखिलेश जी जब पहली बार प्रतिक्रिया में आए थे तो एक टोपी पहनकर आए थे। प्रश्न यह है कि मुख्यमंत्री होता है, वह हिंदू होता है या मुसलमान होता है या ईसाई होता है, ये बहुत बड़ी बात है, इस पर निर्णय किया जाना चाहिए। जी, लेकिन मौलाना साहब तो खफा है उनसे। जी नहीं, हमारे जाने वो मुख्यमंत्री साहब इस देश में हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, हिंदू रह करके काम करें, मुस्लिम रह करके काम करें, दोनों आपस में भाइयों की तरह रहे। मौलाना साहब ऐसे मुलायम हमारे रहे। हाँ। टोपी पहन करके हमारा भला नहीं होगा। देश में हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, हिंदू रह करके काम करें, मुस्लिम रह करके काम करें, दोनों आपस में भाइयों की तरह रहे। मौलाना साहब ऐसे मुलायम हमारे रहे। हाँ। टोपी पहन करके हमारा भला नहीं होगा। वैसे नहीं, वो ठीक बात है। नेताजी ने उन्हें अच्छी तरह समझाया है पिछले दिनों भी कि किस तरीके से अल्पसंख्यक वोट बैंक को आपको साधना है, रिझाना है। सवाल ये तो क्या वो गलत शिक्षा देगा या अखिलेश गलत समझे? मुझे कहने दीजिए, आपसे सवाल ये है, आपने कितने थानेदार अपॉइंट किए, कितने आपने कितने पुलिस में लोगों को रखा, कितने अल्पसंख्यक के लोगों को रखा आपने, ये बताइए। आपने कितने चपरासी रखे, कितने लोगों को आपने नौकरियां दी, ये बताइए। टोपी ओढ़ना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है टोपी ओढ़ना, बड़ा आसान है किसी को सस्पेंड कर देना। आप कुछ कंक्रीट स्टेप लीजिए, कोई जिससे बड़ी उम्मीदों से आपको वोट दिया, बड़ी उम्मीदों से आपको सत्ता में लाए, जिस कौम की हाल सच्चर कमेटी गवाह है, दलितों से ही बदतर हो गया हो, उसके लिए आपने रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है मौलाना साहब, पटवारी आपने रखे, वो आप सीधे बिल्कुल वो आप सरकार से पूछिए, अखिलेश यादव से पूछिए कि आपने वादे जो किए थे वो क्यों नहीं पूरे किए। मुझे ये बात समझाइए, मुझे ये समझाइए। ठीक बात है, टोपी से आपको क्या लेना देना हो सकता है, कोई टोपी पहन के आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकता है। सवाल ये है कि क्या, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर कोई भड़काऊ भाषण दे रहा है, चाहे वो किसी भी मजहब का दे रहा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी के भी नेतृत्व को करते हुए दे रहा हो, क्या उस धर्म के धर्म गुरुओं की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या ये उनका भी फेलियर नहीं है कि आप एक नेता के या एक किसी के भी भड़काऊ भाषण में उन्माद पैदा कर देते हैं और बाकी जो आपके धर्म के रखवाले लोग हैं, ये सवाल मेरा मार्तनपुरी जी आपसे भी होगा कि वो बिल्कुल भी कम्युनिकेटिव नहीं होते ऐसे वक्त में? देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि सियासत बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाती है। मुजफ्फरनगर का जो मैटर है, अगर वहां पॉलिटिशियन अगर नहीं आते और धार्मिक लोग अगर रहते तो आज ये हाल नहीं होता। तो धार्मिक लोग बाद में भी तो आ सकते थे, आप समझा सकते थे नहीं, अब तो वहां क्या आप बहकावे में हैं? अब तो हालात बहुत आगे पहुंच गए और ये बात हम कहना चाहते हैं, ये हमारी सभी की, चाहे हिंदू धार्मिक गुरु हो या मुस्लिम धार्मिक गुरु हो, हम लोगों की कहीं ना कहीं नाकामी है और गफलत है। हम लोगों को एक होना चाहिए और हमें इस देश को बदनाम होने से बचाना चाहिए। इस देश की बदनामी होती है, यूएनओ में जब हमें परमानेंट सीट की मिलने की बात होती है तो वो दिखा देते हैं तुम्हारे यहाँ देखिए ये फिरका वाराना फसाद होते हैं, तुम जानवरों से बदतर हो, जानवरों की तरह एक दूसरे को काटते पीटते हो। ये शर्म है हमारे इस देश के माथे पर और हमें इसको मिटाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सब लोग जितने धर्म गुरु हैं सबको एक साथ आना चाहिए और देश के लिए, हमारे लिए देश बड़ा अहम है। हम देश से मोहब्बत करते हैं और देश अपनी जान से ज्यादा अजीज अगर रखते हैं तो हमें आगे बढ़कर के काम करना चाहिए। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूंगा विजय बहादुर जी की, क्या जो साध्वी प्राची ने महापंचायत के दौरान कहा उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? जो भड़काऊ भाषण उन्होंने दिया, क्या उन्हें देना चाहिए था? नहीं, मैंने
मैंने उस भाषण को सुना नहीं है, लेकिन अगर किसी भी भाषण से भावनाएं भड़कती हैं तो सरकार स्वतंत्र है, जो चाहे वो कार्रवाई करे। सामाजिक ताना बाना यदि बिगड़ता है तो सरकार को सचेत रहना चाहिए। सरकार का इंटेलिजेंस कहां था? और अगर ये लगातार घटनाएं हो रही थी, इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही थी, तो सरकार ने क्यों नहीं चेक किया? जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों राज्य का वातावरण सांप्रदायिक लगातार हो रहा है? मार्तंडपुरी जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करें, हम सहमत हैं इस बात से। ठीक है, मार्तंडपुरी जी वो साध्वी भी हैं, मतलब केवल वो एक पार्टी से ही जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि वो साध्वी भी हैं। यहां पर एक जिम्मेदारी उनकी दोगुनी हो जाती है, एक नेता के तौर पर और एक जो उन्होंने चोला पहना हुआ है उसके तौर पर। क्या आप धर्मगुरु होने के नाते इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि भगवा पहन करके इस तरीके की भड़काऊ बातें समाज में करनी चाहिए? देखिए, इत्तेफाक न रखने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जब आप संत हो गए, सन्यासी हो गए, साध्वी हो गए, जब आपने अपना भी संस्कार कर लिया, जब आप सबके हो गए, तो भड़काने का, उत्तेजना का प्रश्न ही नहीं। कोई भी धर्म। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि राजनीति से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो फिर ये फिर साध्वी का चोला क्यों पहने? इस पर आप लोग विरोध क्यों नहीं करते? साध्वी का चोला इसलिए पहने कि उससे भावनात्मक उनको लाभ हो जाए। तो आप लोग विरोध क्यों नहीं करते इसका? हम इससे सहमत हैं। संत समाज को आगे आना चाहिए और संत समाज में आपको बता दूं, तो आपकी तरह आगे आ जाए ना, आपकी तरह आगे आ जाए। कल ऐसा नहीं, आप भी तो धर्म सेवा, समाज सेवा कर रहे हैं, उसके लिए आप भी राजनीतिक पार्टी में जाएंगे क्या? अगर आपको किसी राजनीतिक पार्टी में जीवन भर नहीं जाऊंगा। मुझे बहुत मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे लगता है धर्म अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है, राजनीति को अनुशासित करने का कार्य है। और अब वो समय आ गया है जब धर्मगुरुओं को, धार्मिक संस्थानों को फैलकर पूरे भारत में भारत की रक्षा करने के लिए सामने आना चाहिए। ठीक है, आखिरी सवाल मधुसूदन आनंद जी आपसे, क्यों नहीं पकड़े जा रहे अब तक मुजफ्फरनगर के गुनहगार? वो इसलिए नहीं पकड़े जा रहा है कि जो राजनीतिक उनके आका हैं वो उन्हें प्रश्रय दिए हुए हैं। समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी है वो प्रश्रय दिए हुए है, और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी उनको बचाव किए हुए हैं उनका। और आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को तो वो पकड़ सकते हैं, तो यहाँ ये बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की धरपकड़ ज्यादा करेंगे तो उसका और रिएक्शन होगा। यही भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोग हैं जिन्होंने लव जिहाद की एक थ्योरी गढ़ी है कि लव जिहाद हो रहा है और मुसलमान युवक जो हैं वो कॉलेजों के सामने जाके खड़े रहते हैं और अच्छे कपड़े पहन के और चश्मा लगा के और मोटरसाइकिल लेके लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। वो 2, 4, 10, 20 घटनाएं हुई होंगी, लेकिन इसको बाकायदा एक आंदोलन का रूप देके नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का जो संघ परिवार है वो कर रहा है। तो ये मतलब सभी की मिली भगत है ना? फिर सभी समाजवादी पार्टी को आपने घेर लिया, आपने बीजेपी को घेर लिया, बाकी लोग भी, कांग्रेस के भी, समाजवादी पार्टी के भी, बीएसपी के भी, सभी मंच पर मौजूद थे, फिर सभी की मिली भगत हुई ना? सभी की मिली भगत। मेरा ये कहना है, ये जो मैंने अभी बयान देखा है अखिलेश यादव जी का, जिसमें वो बार बार कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों का, और हम लोग ये कह रहे हैं कि ये प्रदेश की सरकार का फेलियर है। तो इसमें यह है कि जब ये घटना बहुत छोटे रूप में घटी, जब एक गांव में किसी बच्ची से कई छेड़छाड़ हुई, किसने करी, कैसे करी, उसके ऊपर सीधी सीधी कार्रवाई निष्पक्ष जांच के तौर पर क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? अगर हो जाती तो फिर ये इतना हाँ जी, जो भी क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया भी। मेरे को लगता है इतनी छोटी सी बात ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव नहीं समझते होंगे। जब तक बवंडर नहीं बन गया वो, जब तक बवंडर के रूप में, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं प्रदेश सरकार की मंशा हमें गलत लगती है कि वो ये चाहते थे कि दंगा भड़के। ठीक है, चलिए मेरे पास भी जब हम सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए और शांति कायम करने के लिए जो वहाँ बागपत हमारे हम भी यही अपील करेंगे, हम भी यही अपील करेंगे जी, सूर्यवंशी जी, हम भी यही अपील करेंगे लोगों से कि जब भी वो किसी को सुनते हैं तो वो इस बात को अपने जहन में जरूर रखें कि कोई उनका कहीं इस्तेमाल तो नहीं कर रहा अपने इशारों पर नचाने के लिए, क्योंकि आगे स्थिति बहुत विकराल हो जाती है और फिर उसे संभालने वाले वो लोग भी सामने नहीं आते जो उसके लिए जिम्मेदार हैं, करने के लिए भी और उसे संभालने के लिए भी कहीं फिर कोई नजर आता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे बीच बहस में सभी का शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।